नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। अयोध्या में 22 जनवरी को हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बुधवार को पहली बार रामनवमी पर प्रभु के दिव्य जन्मोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। इस जन्मोत्सव को भव्य रूप देने के लिए मंदिर में बिजली के झालरों की सजावट की गई है। साथ ही मंदिर को फूलों और रंगोली से सजाया गया है। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान नवरात्र से ही चल रहे हैं। बुधवार को दोपहर 12 बजे प्रभु रामलला के प्रतीकात्मक जन्म के बाद दोपहर 12:15 बजे उनके ललाट पर 5 मिनट तक सूर्य की किरणों से प्रभु श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। इसकी तकनीकी व्यवस्था की गई है। रामनवमी पर रामलला को सोने और चांदी की कारीगरी से सुसज्जित खादी के विशेष पोशाक पहनाई जाएंगी। रामलला मंदिर के पुजारी संतोष कुमार के मुताबिक रामनवमी को प्रभु श्री राम को 56 भोग लगाया जाएगा। अयोध्या में मंगलवार से दर्शन के लिए पहुंचने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी तरीके के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब केवल पैदल ही राम मंदिर के मुख्य गेट तक पहुंचा जा सकता है। मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन का आकलन है कि इस साल 40 लाख से ज्यादा लोग रामनवमी मेले में पहुंच सकते हैं। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सैकड़ों साल बाद भगवान राम अपने मंदिर में अपने पहले जन्मदिन के अवसर पर विराजमान हैं और लोगों का जो तांता है वो टूट नहीं रहा है। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए उनके विशेष जन्मोत्सव पर आपको बता दें कि ये पहला जन्मोत्सव है जब भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हैं और 40 लाख से ज्यादा लोग रामनवमी के मेले में जुट सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि मंगलवार से ही यहाँ पर वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप मंदिर परिसर तक वाहन के जरिए नहीं जा सकते। जो भी मंदिर परिसर तक जाएगा अब वो पैदल ही वहां तक जा सकता है। और इस दौरान भगवान राम के मंदिर को फूलों से सजाया गया है, रंगोली बनाई गई है, जगह जगह से फूल मंगाए गए हैं। भगवान राम के विशेष जन्मोत्सव पर 12:16 पर सूर्य तिलकोत्सव किया जाएगा। भगवान राम का 5 मिनट तक उनके मस्तिष्क पर सूर्य की किरणें टिकेंगी और फिर एक विशेष तैयारी की गई है इस दौरान रामलला मंदिर की तरफ से, जहां पे मंदिर में लोग आ रहे हैं भगवान श्री राम के उनके पहले जन्मोत्सव पर दर्शन करने के लिए। 40 लाख से ज्यादा लोग रामनवमी के इस त्योहार पर जुट रहे हैं अयोध्या में। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि ये पहला जन्मोत्सव है भगवान श्री राम का जब वो अपने मंदिर में विराजमान है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पहला ये जन्मोत्सव है जब भगवान राम का जन्मोत्सव मंदिर में मनाया जा रहा है और उसकी तरफ से विशेष तैयारियां भी की गई हैं मंदिर प्रशासन की तरफ से। आपको बता दें कि हर तरफ रामलला की धूम है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरे देशवासियों को राम मंदिर जन्मभूमि में भगवान राम के जन्मोत्सव की जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर विशेष उनकी नजर भी बनी हुई है और उन्होंने पूरे देशवासियों को रामनवमी की बधाई भी दी है। रही थी राम भक्तों की तरफ से। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की सराहना की है और कहा है कि जल्द ही देश नक्सलवाद मुक्त होगा। मंगलवार दोपहर 2 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सभी के शव बरामद किए गए हैं। इनमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल है। मुठभेड़ में बीएसएफ इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवान घायल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की सराहना करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने में सभी सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं और जो वीर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके शीघ्र
स्वस्थ होने की कामना करते हूं। अमित शाह ने आगे लिखा कि नक्सलवाद विकास, शांति और युवाओं के उज्जवल भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त कराने के लिए संकल्पित हैं। सरकार की ऑफेंसिव नीति और सुरक्षा बलों के प्रयासों की वजह से नक्सलवाद सिमटकर एक छोटे से क्षेत्र में रह गया है। जल्द ही छत्तीसगढ़ और पूरा देश पूर्णतः नक्सलवाद मुक्त होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई एक खबर है। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर परिवार जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगा। हाई कोर्ट की मौजूदा जज से जांच कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल होगी। हाई कोर्ट की निगरानी में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की भी मांग की जा रही है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने मंगलवार को प्रयागराज पहुंचकर वकीलों से राय ली। पारिवारिक अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय से कानूनी राय ली गई है। उमर अंसारी ने हाईकोर्ट के आइडेंटिफिकेशन सेंटर में फोटो भी खिंचवाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से याचिका 1-2 दिन में हाईकोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। याचिका बेटे उमर अंसारी की तरफ से दाखिल की जाएगी। याचिका में मुख्तार अंसारी की मौत का सच सामने लाए जाने की गुहार लगाई जा सकती है। मुख्तार अंसारी से बेटे उमर अंसारी की आखिरी बातचीत का ऑडियो भी सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा। परिवार की तरफ से पहले ही यह आशंका जताई गई है कि मुख्तार अंसारी को जहर देकर मारा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का परिवार माफिया की मौत के मामले को सुर्खियों में रखकर लोकसभा चुनाव में सहानुभूति पाने की कोशिश भी करेगा। वहीं पटना में 24 और 25 अप्रैल को देश का सबसे बड़ा करियर मेला लगने जा रहा है। देश के सबसे बड़े करियर मेले के आयोजक A to Z के CEO रोशन राज ने बताया कि क्या खास है इस करियर मेले में। देखिए इस रिपोर्ट में। साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोशन राज जी, जो A to Z देखो के CEO हैं और 24 और 25 अप्रैल को पटना में होटल एक्जोटिका में बिहार का सबसे बड़ा कैरियर मेला लगने जा रहा है। बातचीत करेंगे रोशन राज जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्कार। रोशन जी, पिछले साल भी आपने करियर मेले का आयोजन किया था। काफी व्यापक स्तर पर बिहार के 38 जिलों के साथ ही साथ पड़ोसी देश नेपाल और आपको उत्तर प्रदेश के भी बच्चे आए थे। इस बार क्या तैयारी है? देखिए, पिछले साल जो हम लोग फेयर एजुकेशन फेयर किए थे, मात्र वो एक दिन के होने के कारण हम लोग को समझ ही नहीं, मतलब कि जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हुए चाहे हम लोग हुए, बच्चा लोग से रूबरू बढ़िया से नहीं हो पाए। तो सभी को जब इंड होने लगा टाइम, तो सभी लोग का यही कहना था कि ये आज 2 दिन का रहता तो बहुत बेहतरीन होता। तो लेकिन पिछले साल तो ऑर्गेनाइज डेट हो चुका था। इसी कारण हम लोग पिछले साल का अफसोस को जारी करते हुए इस बार दोबारा सबकी बात को सुनते हुए इस बार हम लोग 2 दिन का एजुकेशन फेयर रखे हैं, जो 24 और 25 अप्रैल को गांधी मैदान के पास होटल पाटलिपुत्रा एक्जोटिका है, जो कि पटना का सबसे बड़ा पिलरलेस हाउस, मतलब ये बैंक्वेट हॉल है इनका, उसी में हम लोग करने जा रहे हैं। जहां पर पूरे भारत के 28 राज्य के कोने कोने से कॉलेजेज, जैसे इमैनुअल आरासन कन्याकुमारी से आ रहे हैं, निटे मीनाक्षी बेंगलोर से आ रहे हैं, ऐसे पूरे भारत के कोने कोने से कॉलेज सब जो है, रोपड़ से आ रहे हैं, स्किल्स यूनिवर्सिटी है हम लोग का। तो ये सब जो कोने कोने से जो यूनिवर्सिटी लोग आ रहे हैं, तो ये पूरे 100 कॉलेज यूनिवर्सिटी इस बार रहेंगे और 10,000 प्लस बच्चे जो यूजी और पीजी कोर्स के लिए उस दिन रहेंगे। हमारे साथ वहीं शामली में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 साल तो भगवान राम का जन्मोत्सव उनकी जन्मभूमि पर मनाने से हमें वंचित रखा गया। अब रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने अयोध्या में 500 सालों के बाद रामलला को विराजमान होते हुए देखा। भी है यहाँ पे हमारे जो पूर्वज हैं, तब से किसी भी जाति मत और मजहब का व्यक्ति है, आपसी संबोधन में क्या बोलते थे? राम राम भैया, राम राम जी, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं। अब मुझे बताओ, राम के साथ हमारा संबंध किस रूप में? इस रूप में है, हमारा संबोधन ही राम राम हो गया। और बहनों और भाइयों,
कल भगवान राम का जन्मदिन, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया हम लोगों को। दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। आज जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया और अब तो प्रभु राम लला का भव्य मंदिर भी बन गया। 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है, तो हमारी पीढ़ी तो सौभाग्यशाली है कि अयोध्या में हमने अपनी आंखों से रामलला को विराजमान होते हुए देखा। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है ना? हुआ है ना? राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना? वहीं अलीगढ़ पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामप्रताप सिंह चौहान ने बीजेपी के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र की उपलब्धियां गिनाई। प्रदेश महामंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग वादों को पूरा करते हैं वो संकल्प लेते हैं और संकल्प पत्र जारी करते हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में नहीं रहते वो सीधे घोषणा जारी करते हैं। प्रदेश महामंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इस बात को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। वहीं योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्वर्णिम सरकार बताया। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में विपक्ष पूरी तरीके से घबराया हुआ है। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो सफल होने वाला है। इस संकल्प पत्र में जहां युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, वरिष्ठजनों के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और व्यापारी के लिए, अन्य नौकरी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया गया है। और उसकी चाहे वो किसान सम्मान निधि के दायरे को और बढ़ाना हो, चाहे जो हम लोगों ने 4 करोड़ से ज़्यादा घर दिए थे उसको अब 7 करोड़ करना हो, चाहे हम लोग जो मजदूरों के लिए और जो अनेकों योजना हो, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए 10,000 से 50,000 करना हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा, एयर की कनेक्टिविटी, व्यापार को कैसे। वहीं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में रोड शो किया, जिसमें 1500 गाड़ियों का काफिला शामिल हुआ। ये काफिला झांसी रोड होते हुए गुरुद्वारा माधा चौक, कोट रोड होते हुए नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचा। उन्होंने कलेक्टर को अपना नॉमिनेशन फॉर्म सौंपा। उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। शिवपुरी शहर के गुना बाईपास से सिंधिया एक खुली जीप में सवार होकर रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी बिहार में 2 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करने वाले। गया और पूर्णिया में उनकी चुनावी सभा है। इस मामले में जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में प्रचार प्रसार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की गरीबी का हम मजाक उड़ा रहे हैं। बिहार के लड़के मजदूरी करने गुजरात में जा रहे हैं तो उन्हें लाठी से मारे और गाली दे से छोड़कर पीएम मोदी बिहार में आएंगे तो यहाँ चीनी मिल को चालू करने पर भी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो बिहार में आएंगे तो राष्ट्रवाद की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी, लालू के जंगल राज की बात करेंगे। ये बात नहीं करेंगे कि बिहार में चीनी मिल चालू कब होगी, बिहार के बच्चों को यहां से पलायन करने के लिए रुकना कब होगा। अगर गुजरात के बच्चे अपने राज्य से बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जा रहे तो बिहार के बच्चों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में कब जाना नहीं पड़ेगा। इस पर मोदी जी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। बिहार की गरीबी का हम मजाक उड़ाए, बिहार के लड़के जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी करें तो उसको लाठी से मारे, गाली दे, बिहारी कहे,
बिहार में आएंगे तो राष्ट्रवाद का बात होगा, हिंदू मुसलमान का बात होगा, राम मंदिर का बात होगा, लालू के जंगल राज की बात होगी। ये बात नहीं करेंगे कि बिहार में चीनी का मिल चालू कब होगा, बिहार के बच्चों को यहाँ से पलायन करने के लिए कब रुकना पड़ेगा। अगर गुजरात के बच्चे गुजरात से बाहर नहीं जा रहे हैं मजदूरी करने, तो हमारे बिहार के बच्चे क्यों जा रहे हैं बिहार से बाहर, इस पर मोदी जी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। गुजरात से 26 MP जीत कर गया है, तो वो गुजरात हर चौथे दिन जा रहे हैं, वहां इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, वहां फैक्ट्री लग रहा है, और बिहार से हम लोग 39 सांसद जिताए हैं, हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके लिए दोषी मोदी जी नहीं है, इसके लिए दोषी हम और आप हैं, क्योंकि उनको मालूम है बिहार में काम हो चाहे नहीं, चाहे मन से या बेमन से, विकल्प के अभाव में उसी मोदी जी उसी भाजपा को फिर जाकर बोरा में भर के हम लोग वोट देंगे, और हम लोग के लड़के बोरा अपने पीठ पर उठाएंगे जीवन भर मजदूरी। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के घोषणा पत्र का जिक्र किया और कहा कि जिन योजनाओं का जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है वो मोदी की गारंटी है। लगातार सरकार द्वारा गरीबों को आवास, मुफ्त राशन, 24 घंटे बिजली और तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने मोदी की गारंटी बताई। उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाओं का जिक्र हमारे द्वारा अपने पत्र में किया गया है उन सभी में मोदी की गारंटी है। उन्होंने बसपा और इंडिया गठबंधन पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास दिए गए हैं, 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, यह मोदी जी की गारंटी है। 10 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी जा रही है, वो आगे भी दिया जाता रहेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। करोड़ों परिवारों को फ्री बिजली अर्थात सूर्य घर बना करके दिया जाएगा, जिससे उनको घर में जलाने के लिए फ्री बिजली भी मिलेगी, और जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा सूर्य घर में उसे ग्रिड में बेच देंगे, जिससे 15 से 18 हजार रुपए सालाना की इनकम भी उस परिवार को होगी। ये मोदी जी की गारंटी। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के इटावा लोकसभा सांसद रामशंकर कठेरिया कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने मतदाताओं को रिझाने के तमाम प्रयास किए, ज्यादा से ज्यादा मतदान उनके हित में किया जा सके जिससे वो फिर से सांसद बन सके। इसी दौरान उन्होंने एक विवादित बयान भी दे डाला जिसमें उन्होंने साफ बताया कि जितने भी मतदाता बाहर रह रहे हैं आधे मतदाताओं को फोन करके बुला लेना और आधे वोट हाथ से ही डाल लेना। यानी कि इस बयान में उन्होंने फर्जी मतदान करने की सलाह दे डाली है। उनका यह विवादित बयान विपक्षियों के लिए मौका था और वो इस बयान को भुनाने में लग गए। अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस पर तंज भी कसे। हालांकि लोकसभा चुनाव के दरमियान तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी और प्रतिनिधि बयानबाजी करते हैं और इस बड़बोलेपन के चलते इटावा लोकसभा सीट से सांसद रामशंकर कठेरिया ने भी विवादित बयान दे डाला है। डालो बीजेपी वोट, तुम्हें योजनाओं का लाभ ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और नहीं माने तो और हाथ जोड़ लेना, और जो वोट बाहर है आधे फोन से बुलाइयो, आधे हाथ से डाल लियो। बताओ ना, ताली तो बजाओ, कोई बात नहीं, कछु तो करो, यही मौका है। अरे आजादी के समय तो हम तो नहीं लड़ाई लड़े थे, अब पछताते इतिहास पढ़ पढ़ के। ये आजादी की लड़ाई से कम चुनाव नहीं है, मैं बता रहा हूं, सच बता रहा हूं, भविष्य दिख रहा है भारत का। डालो बीजेपी वोट। वहीं देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाए गए इंडिया महागठबंधन की पहली बैठक बैतूल में आयोजित की गई। बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड कृष्णा मोदी, पूर्व विधायक सुनीलम सहित दूसरे इंडिया गठबंधन के नेता उपस्थित रहे। बैतूल लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम को विजय बनाने के लिए सभी नेताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया। इंडिया महागठबंधन की बैठक में बड़ी संख्या में जिले भर से आए नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। क्योंकि लोग हर 5 साल में सिर्फ वोट डालने जाते हैं। मैं आपको बता दूं,
एक बड़ा भूभाग है जिसे ये तक नहीं मालूम है कि उस लोकसभा का उम्मीदवार कौन है। अगर आप जनता के बीच में एक सर्वे करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आप पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद का उम्मीदवार कौन है या अन्य राजनीतिक पार्टी का सांसद। बेरोजगारी और महंगाई ही मुद्दा बन रहा है। पूरे देश का किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर के, कर्जा मुक्ति को लेकर के आंदोलनरत है और उसने निर्णय किया है कि वे भाजपा को बेनकाब करेंगे, भाजपा का विरोध करेंगे, भाजपा को दंडित करेंगे। और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के अंदर कि पूरे पंजाब में, हरियाणा में तमाम वहीं भैरुंदा नगर में रामनवमी के पावन अवसर पर एक अनूठी और भव्य पहल की गई। यहाँ के दशहरा मैदान पर विश्व गुरु संस्था द्वारा भगवान श्री राम की 13,000 स्क्वायर फीट की विशाल बाल छवि का निर्माण किया जा रहा है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा होने का दावा करती है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की खुशियां इस साल भैरुंदा नगर में एक विशेष और अद्भुत रूप में मनाई जा रही हैं। विश्व गुरु संस्थान के इस अवसर पर एक ऐतिहासिक पहल करते हुए भगवान श्री राम की विश्व की सबसे बड़ी बाल छवि का निर्माण करने का संकल्प लिया है। इस प्रतिमा को बनाने में 28 कलाकारों की टीम दिन रात लगी हुई है। 1000 स्क्वायर फीट में भगवान राम की छाया चित्र बनाना जा रहे हैं और जो कि गिट्टी से उकेरी जा रही है, जिसमें हमारे विश्व गुरु टीम के कई सारे आर्टिस्ट हैं और हमारी टीम में कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 5-5, 7-7 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।